बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका मई जून 2014 का पेपर 1 करने जा रहे हैं, जो रिलेट करता है मल्टीपल चॉइस से। और उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं कि अगर आप प्राचीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं तो आपको 2020 से लेकर 2015 तक विंटर एंड समर एमसीक्यूज़ का जो पेपर 1 है वो सोल्ड फॉर्म के अंदर, वीडियो फॉर्म के अंदर आपको मिलेगा। प्रैक्टिस के लिए बड़ा अच्छा रिसोर्स है, उसको जाकर ज़रूर देखें। अगर आप देखेंगे तो आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे और आपको प्रैक्टिस में बहुत हेल्प मिलेगी। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वाई डज ए ट्रेडर प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? कि ट्रेडर जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्यों बनाता है? तो देखिए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का मकसद क्या होता है कि एक तो इनकम स्टेटमेंट होती है, एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है। जैसे ये इसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात की है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो इनकम स्टेटमेंट हो गई और एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर क्या चीज़ आती है कि आप अपने एसेट्स अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आप देखें तो एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़। तो एक्चुअली एसेट्स और इक्विटीज़ आपको क्या बताते हैं? समराइज फॉर्म के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको ये बताता है कि आपके पास आप कितनी चीज़ों को ऑन करते हैं जो बिजनेस के पास हैं, और बिजनेस को एक्चुअली पे कितना करना है, कि आपके पास क्या है और आपको पे कितना करना है। ये समराइज पोजीशन जो है वो एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आती है। और इनकम स्टेटमेंट तो पता है आपको कि रेवेन्यूज़ हो गए और एक्सपेंसेस हो गए, वो इसने यहाँ पूछा नहीं है। मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर नॉर्मली बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और इस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इसको देखते हैं। ए चॉइस में कहता है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर। ऐसा नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसके अंदर तो एसेट्स और इक्विटीज़ की बातें कर रहे होते हैं। टू चेक इफ एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ की चेक करने के लिए कि एसेट्स जो हैं इक्वल हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के। ये तो हम ट्रायल बैलेंस के अंदर भी चेक कर लेते हैं और डेबिट और क्रेडिट आ रहा होता है, तो ये चेक करना पर्पज़ नहीं है। ये भी इनकरेक्ट है। टू शो द ट्रांजेक्शन विच टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में जो ट्रांजेक्शन होंगी उसमें तो इनकम स्टेटमेंट की ट्रांजेक्शन भी आएंगी, ये पर्पज़ भी नहीं है। टू समराइज व्हाट द बिजनेस ओन्स, क्या समराइज करते हैं कि बिजनेस क्या ओन करता है, एंड व्हाट इट ओज, और कितना इसको पे करना है। ये देखें अकाउंटिंग इक्वेशन कि कितना इसके पास है और कितना इसको पे करना है। तो ये दो चीज़ें अगर आपके पास आएंगी तो चॉइस जो डी है आपकी वो इज़ द राइट चॉइस बनती है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट ए कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इज़ करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट से रिलेटेड सही है? नंबर 1, द जर्नल लेजर डजंट इंक्लूड नॉन करेंट एसेट्स। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है गार्बेज इन गार्बेज आउट, कि जो कुछ आप मैनुअल में करते हैं वो बेसिकली आप कन्फिगर करते हैं, जो आपकी ज़िंदगी आसान करती है। जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है कि आप इनवाइस फीड करेंगे तो लेजर खुद बन जाएगा, जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल में खुद एंट्रीज हो जाएंगी, तो वो ज़िंदगी आसान करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई नॉन करेंट एसेट्स ही गायब होंगे। द इनकम स्टेटमेंट ऑलवेज शोज ए प्रॉफिट। ये तो बिजनेस की बात है, अगर आप लॉस कमा रहे होंगे तो लॉस शो करेगी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होगा। तो ये भी इनकरेक्ट है। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डजंट इंक्लूड नॉन करंट एसेट्स। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर आप मैनुअल बनाएं या सिस्टम से बनाएं उसमें डेफिनेटली नॉन करंट एसेट्स तो आएंगे, तो ये भी गलत हो गया। द ट्रायल बैलेंस ऑलवेज बैलेंस, ये बिल्कुल सही बात है कि जब भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है, क्योंकि कुछ एरर्स जो होते हैं वो पहले ही डिटेक्ट हो जाते हैं। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जो ट्रायल बैलेंस है आपका वो हमेशा बैलेंस मिलेगा आपको। ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो चॉइस डी क्वेश्चन नंबर 2 में हम कह सकते हैं सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ ए बिजनेस? कौन सी लाइबिलिटी वो है जो आपको पे ऑफ करनी होती है? अमाउंट ओइंग बाय क्रेडिट कस्टमर, क्या क्रेडिट कस्टमर से जो आपको पैसा लेना है वो लाइबिलिटी है? तो करंट एसेट से, ये इनकरेक्ट हो गया। अमाउंट ओइंग टू क्रेडिट सप्लायर, ये बिल्कुल आपकी लाइबिलिटी है। वो अमाउंट जो आपको क्रेडिट सप्लायर को अपने पेमेंट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर हम आते हैं तो बी चॉइस, लॉन्ग टर्म लोन टू एम्प्लॉय। तो लॉन्ग टर्म लोन टू एम्प्लॉय, ये तो एसेट्स हो गया कि एम्प्लॉय को आपने लोन दिया है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। प्रॉपर्टी टैक्स पेड इन एडवांस, ये भी अगेन आपका एसेट है जो आपने एडवांस में पे करा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो बी चॉइस है अमाउंट ओइंग टू क्रेडिट सप्लायर, वो राइट चॉइस है।
क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, बिजनेस बॉट ए कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज एंड पेड बाय चेक। ऑफिस कंप्यूटर उसने ख़रीदा ऑफिस यूज़ के लिए और पेमेंट कर दी चेक की। तो फिर कंप्यूटर का मकसद है कि ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो डेबिट करके बैंक को क्रेडिट कर दिया। एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो देखें बैंक डेबिट करके इसने ऑफिस इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दिया, ये इनकरेक्ट है। बैंक से तो आप पेमेंट कर रहे हैं, ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जो बी चॉइस है ये तो परचेजेज है जो इनकरेक्ट है, बैंक क्रेडिट कर रहा है। तो बी चॉइस जो है वो राइट है, क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट अगर आपने कंप्यूटर खरीदा है और बैंक क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, अब्दुल सोल्ड गुड्स टू ऑन क्रेडिट टू जफ़र। अब्दुल ने माल बेचा जफ़र को क्रेडिट पे। व्हाट विच एंट्रीज विल जफ़र मेक इन इस लेजर। जफ़र अपनी किताबों के अंदर कैसे एंट्री करेगा। अब्दुल ने जफ़र को बेचा, तो जफ़र ने डेफिनेटली ख़रीदा होगा। जफ़र जब ख़रीदेगा तो क्या एंट्री पास करेगा, परचेजेस डेबिट और अब्दुल के अकाउंट को क्रेडिट करेगा। ये जो अब्दुल के अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है इसे हम परचेज लेजर में लेके जाते हैं। किस में लेके जाते हैं, परचेजेस लेजर। ये परचेजेस लेजर एक तरीके से ट्रेड पेएबल होता है, वहाँ इसको रिकॉर्ड करेंगे अब्दुल को और परचेजेस चला जाएगा पहले परचेजेस जर्नल के अंदर। जितनी भी क्रेडिट परचेजेस है वो परचेजेस जर्नल में जाएगी और वहाँ से उठ के फिर वो जर्नल लेजर के अंदर आएगी। तो ये तो सेल्स लेजर दे रहा है, सेल्स लेजर तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। अलबत्ता परचेज लेजर के अंदर सेल्स लेजर की ये दोनों ट्रांजेक्शन रॉन्ग हैं, क्योंकि बेसिकली जफ़र जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है और जफ़र ने माल ख़रीदा है, परचेजेस की बात हम कर रहे हैं। तो जफ़र क्या करेगा, परचेजेस लेजर को डेबिट करेगा। परचेजेस लेजर को जफ़र डेबिट नहीं करेगा क्योंकि तो सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो परचेजेस लेजर को वो अब्दुल के अकाउंट से क्रेडिट करेगा। तो ये सी भी इनकरेक्ट है। डी में अलबत्ता देखें कि परचेजेस लेजर क्रेडिट हो रहा है और जर्नल लेजर जो है वो डेबिट हो रहा है परचेजेस से। तो ये एंट्री आप ध्यान में रखिएगा। परचेजेस लेजर बराबर है ट्रेड पेएबल के सप्लायर के अकाउंट के। सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट हो गया और जर्नल लेजर में आप परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 5 की जो राइट चॉइस है वो डी चॉइस होती है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, फातिमा रिटर्न गुड्स टू यूसुफ। फातिमा ने माल वापस किया यूसुफ को। हाउ वुड दिस बी रिकॉर्डेड बाय यूसुफ। यूसुफ कैसे रिकॉर्ड करेगा, तो यूसुफ फातिमा ने वापस किया तो यूसुफ ने रिसीव किया। यूसुफ क्या करेगा, सेल्स रिटर्न को डेबिट करेगा और बुक ऑफ प्राइम ओरिजिनल एंट्री और लेजर। तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री कौन सी होगी, क्योंकि यूसुफ जो है फातिमा ने वापस करा तो यूसुफ रिसीव करेगा। यूसुफ सेल्स रिटर्न जर्नल में उसको रिकॉर्ड करेगा और क्रेडिट करेगा फातिमा के अकाउंट को लेजर के अंदर। बिल्कुल बात सही है कि बुक ऑफ प्राइम एंट्री सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड हो जाएगा और फातिमा के अकाउंट को क्रेडिट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो सी है आपका वो फिर राइट चॉइस बनती है, क्योंकि क्रेडिट फातिमा के अकाउंट के फातिमा से ये पैसे अब वसूल नहीं करेगा क्योंकि फातिमा ने माल वापस कर दिया और सेल्स रिटर्न, ये माल जो बेचा था वो वापस आ गया, तो वो सेल्स रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड होगा और फातिमा का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा लॉजिकली तौर पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर राइट चॉइस आपकी सी चॉइस होती है। 8 में आते हैं, मेलिसा ट्रांसफर्ड $5000 फ्रॉम बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बैंक डिपॉजिट अकाउंट से टू द बैंक करंट अकाउंट। बैंक में एक्चुअली दो किस्म के खाते होते हैं, करंट अकाउंट हो गया, एक डिपॉजिट। डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है और करंट अकाउंट के अंदर ये बिजनेस अकाउंट होता है, इस पर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता, ना आपको देते हैं ना लेते हैं आपसे। तो डिपॉजिट अकाउंट से उसने करंट अकाउंट के अंदर जब ट्रांसफ़र करा तो क्या एंट्री पास होगी, करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डिपॉजिट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। यानी बैंक का करंट अकाउंट डेबिट क्योंकि उसमें पैसा आ गया और बैंक का डिपॉजिट अकाउंट क्रेडिट। तो बैंक डेबिट बैंक क्रेडिट, सिर्फ करंट अकाउंट डेबिट होगा, डिपॉजिट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ऑन द सेम डे शी रिसीव्ड बैंक लोन। $10,000 का उसने बैंक लोन रिसीव किया, तो बैंक लोन की वजह से क्या होगा, बैंक डेबिट और बैंक लोन क्रेडिट। विच शी पेड इनटू द बैंक करंट अकाउंट, ये भी उसने बैंक के करंट अकाउंट में पे कर दिया, तो बैंक करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसका मकसद है बैंक का करंट अकाउंट डेबिट होगा, डिपॉजिट अकाउंट क्रेडिट होगा और बैंक लोन जो लाइबिलिटी है वो क्रेडिट होगी। तो बैंक लोन डेबिट ये तो इनकरेक्ट है, बैंक लोन क्रेडिट सी के अंदर ये सही है। बैंक डिपॉजिट अकाउंट डेबिट ये इनकरेक्ट है। हमने देखा कि डिपॉजिट से तो उसने 5000 करंट में ट्रांसफ़र करें तो उसे क्रेडिट होना चाहिए था। डी में अगर हम आते हैं तो बैंक लोन क्रेडिट है, ये बिल्कुल सही है, लाइबिलिटी क्रेडिट होगी। बैंक डिपॉजिट भी क्रेडिट होगा क्योंकि $5000 यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं और बैंक करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि बैंक करंट अकाउंट के अंदर पैसा आ रहा है। तो सिंपल लॉजिक थी डेबिट क्रेडिट की। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर राइट चॉइस आपकी डी चॉइस बनती है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं,
Ali allows Yasmin a trade discount of 20%. Yasmin returned goods to Ali with a list price of $980. ये मैंने आपको बताया है कि जब भी ट्रेड डिस्काउंट की बात करें तो आप समझ लीजिएगा कि इसकी रिकॉर्डिंग किताबों में नहीं करते, ये बल्क परचेजेस के ऊपर जो है ये डिस्काउंट दिया जाता है। तो $980 का जो अली ने डिस्काउंट दिया है यास्मीन को, इसका 20% ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दें। 980 का अगर आप 20% निकालें, देखिए ये $980 जो है ट्रेड डिस्काउंट क्या करें, इसमें से माइनस कर दें। 980 का 20% अगर आप निकालें तो 980 का 20% बनता है 196, और 980 में से अगर आप इसको माइनस कर दें तो ये 784 होता है। तो एक्चुअली जब ट्रेड डिस्काउंट देते हैं तो उस वक्त भी इसको माइनस कर देते हैं इनवाइस में। जब ये माल वापस आएगा तो फिर भी जो अमाउंट होगी याद रखिएगा उसमें से माइनस कीजिएगा। तो एक्चुअली अली ने जो डिस्काउंट दिया यास्मीन को, हाउ इज़ दिस रिकॉर्डेड अली इस बुक, अली की किताबों में कैसे रिकॉर्ड होगा, तो अली इसको क्या करेगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके रिकॉर्ड करेगा। यही इसकी टेक्निक है। जैसे आपने करा 196 784 से, तो सेल्स रिटर्न को वो डेबिट करेगा $784 से। ये चॉइस सही है इसकी, और यास्मीन के अकाउंट को क्रेडिट कर देगा क्योंकि यास्मीन से ये पैसा उसको नहीं मिलेगा क्योंकि उसने उसको डिस्काउंट दिया यास्मीन ने, बल्कि उसने 20% डिस्काउंट दिया था जब यास्मीन को ये माल बेचा था। तो जब वो माल वापस कर रही है, यास्मीन ने माल वापस किया, तो ये 20% उसको लगा के माइनस करके फिर अमाउंट रिसीव करेगा जो $784 बनता है, और ये रिटर्न हुई है तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करके यास्मीन के अकाउंट को वो क्रेडिट करेगा 784 से। टेक्निक याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट जब माल वापस होगा या बेचा जाएगा तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं लेकिन इसे रिकॉर्ड नहीं करते, अमाउंट हमेशा नेट करके रिकॉर्ड करते हैं। तो दैट वाज द टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर हम इस को रोकते हैं इंशाल्लाह, फिर अगले लेक्चर से इसको क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। होप आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट्स में लिखिएगा। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।